সকলকে नमस्कार। आज इधर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग आयोजित कर रहे हैं, हमारा OPTC माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन से हम लोग आसाम से है और हमारा इधर OPTC माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट मिस्टर ताइसुन हुसैन है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो चलाने के लिए मैं ताइसुन हुसैन को तर्पण कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। असम का वन ऑफ द लीडिंग माइनॉरिटी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन OPTC माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन ABMSU के जरिए असम क्राइसिस ऑफ सिटीजनशिप, फोर्स्ड एविक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे फॉरवर्ड, तो ये टॉपिक के ऊपर आज हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो सेमिनार यहाँ पे रखे हैं, इस पे हम लोग ने बुलाया है गेस्ट स्पीकर ऑनरेबल मोहम्मद अदीब साहब, चेयरमैन इंडियन मुस्लिम्स फॉर सिविल राइट्स एंड फॉर्मर MP, और सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मिस्टर अब्दुल अहमद सर, जामिया मिलिया इस्लामिया के असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट डॉक्टर नाजिमुद्दीन सिद्दीकी सर, और हमारे बीच आए हुए हैं VK त्रिपाठी सर। आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और ABMSU का इन्विटेशन में आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के इस कॉन्फ्रेंस हॉल में तमाम दिल्ली से आए हुए तमाम हम रेस्पेक्टेड मीडिया पर्सन का भी हम लोग स्वागत करते हैं, और यहाँ पे हमारा आसाम का भी जो मीडिया पर्सन आए हुए हैं उन सबका हम लोग स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे ABMSU की तरफ से हमारा जो भी आज के गेस्ट स्पीकर है उन सबको हम एक ट्रेडिशनल फुलम गामोसा से हम लोग फेलिसिएट करना चाहेंगे। फुलम गामोसा ऑफ आसाम। थैंक यू। तो इसके अंदर कोकराझार, सिराम, बाक्सा, तामुलपुर और उदालगुरी, ये 5 डिस्ट्रिक्ट को लेके वहां पे बॉर्डरलैंड टेरिटोरियल काउंसिल और बॉर्डरलैंड टेरिटोरियल रीजन है। दिस इज a 6 scheduled area and this was the first 6 scheduled area in plain area. This was created by the Boroland Territorial Council Accord 2003 by the Assam government, central government and between BLD. So ABMSU हम लोग 2005 से कंटिन्यूअस लास्ट 20 इयर्स असम का जो भी माइनॉरिटी मुस्लिम लोग हैं और असम के हर कम्युनिटी के साथ एक ब्रदरहुड के लिए, सिक्योरिटी, जस्टिस के लिए, एजुकेशन के लिए हम लोग फील्ड में काम करके आ रहे हैं। तो इस टाइम में हम लोगों ने स्पेशली असम का मुसलमान के ऊपर जो भी मतलब कॉन्स्पिरेसी के लिए, पॉलिटिकली जो भी मतलब हो रहा है, NRC के टाइम में हो, बोरोलैंड एरिया में जो भी वायलेंस होता है उस टाइम में हो, जब भी होता है ABMSU सामने आके खड़े हैं। और ABMSU आज के टाइम में आप सबको पता है, कल इसी मुद्दे को लेके हम लोगों ने जंतर मंतर पे धरना भी किया था। आज से कुछ दिन पहले पूरे असम में एक इलीगल इमिग्रेंट्स के नाम पर स्पेशली सिलेक्टिवली वहां का मुस्लिम लोगों के ऊपर एक ड्राइव चलाया गया था बाय द असम गवर्नमेंट एंड असम पुलिस। वहां पे क्या होता है आप सबको पता है, वहां पे एक बॉर्डर, असम पुलिस के अंदर बॉर्डर पुलिस है और उसके अंदर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल, असम में 19 फॉरेनर्स एक्ट 1946 के अंदर जो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल है उसके जरिए असम में फॉरेनर डिटेन करना और डिपोर्ट करने का प्रोसेस है। लेकिन असम गवर्नमेंट क्या कर रहा था, आज मई महीने में स्पेशली पूरे असम में एक ही रात में ऐसा असम पुलिस के जरिए वहां पे रेड किया गया, बहुत सारे लोगों को पिकअप किया गया। जो लोग पिछले टाइम में डिटेंशन कैंप में थे, जो कंडीशनल बेल में घर में मौजूद थे, उन लोगों को घर से पकड़ के लाया गया था। और घर से पकड़ के लाने के बाद जब उसका फैमिली जो कंसर्न पुलिस स्टेशन में ढूंढने गए थे, तो कंसर्न पुलिस स्टेशन, कंसर्न SP कुछ भी बात जो उसको बांग्लादेशी के नाम पर, फॉरेनर के नाम पर पकड़ के लाया था, उसको कुछ भी इंफॉर्मेशन देने के लिए वो लोग तैयार नहीं थे। तो एक ह्यूमन क्राइसिस ऐसा पूरे असम में क्रिएट हुआ। तो हम लोग ABMSU आ गए, हम लोग ABMSU हो, AMSU, जितना भी असम में माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, सब तो हम लोग आगे आके हम लोग इसका विरोध किया। क्योंकि देखिए असम में हम लोग बार बार ये बोल रहे हैं, एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि असम में जो भी मुसलमान लोग हैं वो बांग्लादेशी, दिस इज अ नैरेटिव। हम लोग भी एज ए माइनॉरिटी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ असम क्लियरली प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से बोलते हैं कि असम में अगर कोई बांग्लादेशी हो, कोई भी फॉरेनर हो,
उसको आप लीगली रिपोर्ट कीजिए, उसमें हमारा 100% कोऑपरेशन रहेगा। लेकिन आज जो असम एकॉर्ड हुआ था 1971 25 मार्च, जो असम का सिटीजनशिप का जो कट ऑफ डेट है, जिसको हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी वैलिड बताया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, उससे पहले का कोई भी लोगों को, किसी भी लोग को अगर सरकार बांग्लादेशी के नाम पर आज जो अत्याचार कर रहा है, स्पेशली असम का मुसलमान को आज ऐसा एक सिचुएशन में डाला जा रहा है जिसमें thousands of Muslims are going to be stateless। लोगों को घर से पकड़ा गया, फैमिली को कुछ नोटिस भी इशू नहीं किया गया, उन लोगों को क्यों अरेस्ट किया गया, अरेस्ट का ग्राउंड कुछ नहीं बताया गया, डिटेन का ग्राउंड कुछ नहीं बताया गया, पकड़ के लेके गया। 2-3 दिन बाद मीडिया में न्यूज आया, जो लोगों को पुलिस नलबारी से, चिरांग से, कोकराझार से, नौगांव से पकड़ के लेके गए थे, उन सबको इंडिया एंड बांग्लादेश के बॉर्डर के बीच जो नो मैंस लैंड एरिया है उसमें देखा गया। तो ये न्यूज आप सब लोगों ने देखा होगा, उसको असम सरकार या भारत सरकार पुश बैक बोल रहे थे। लेकिन आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हम लोग ये क्लियरली बोलते हैं, एक बंदे असम में सपोज एक फैमिली है, उस फैमिली से एक बंदे को बांग्लादेशी बोलकर पुलिस उठा के बांग्लादेश के बॉर्डर में फेंक देते हैं। जैसे मतलब कोई नेबर के घर में ऐसे कोई कुछ पूरा फेंक रहे थे, ऐसे बांग्लादेश होकर इंडियन मुसलमान को थ्रो कर रहे हैं। एक फैमिली का एक लोग बांग्लादेशी है, लेकिन बाकी 10 लोग, बाकी 5 लोग कैसे इंडियन है? आप सबको पता है असम के ग्वालपारा में एशिया के सबसे बड़ा डिटेंशन कैंप है। डिटेंशन कैंप पे आज कितने सारे लोगों को बंद करके रखा गया है। उस डिटेंशन कैंप पे अगर किसी का वहां पे डेथ होता है तो उसको फिर से वापस उसका इंडियन फैमिली के पास लेके आ जाता है डेड बॉडी। तो दिस इज अ नैरेटिव। तो इस पुशबैक जो किया गया था, सब पुशबैक के ऊपर हमारे पास अदिल अहमद साहब है, डिटेल में बोलेंगे। तो ये जो पुशबैक किया गया था, ये टोटली इलीगली किया गया था। लेकिन पूरे इंडिया के अंदर नैरेटिव क्रिएट किया गया कि असम में जो भी मुसलमान है वो मैक्सिमम बांग्लादेशी है, ऐसा नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है असम का सीएम डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी की जरिए। तो इस चीज का आज हम लोग विरोध कर रहे हैं और इसके ये बात हम पूरे देश तक ले जाना चाहते हैं कि असम का जो भी मुसलमान है वो जेन्युइन इंडियन सिटीजन है। कोई भी अगर एनीवन अगर कोई बांग्लादेशी है, फॉरेनर है, उसको आप लीगली डिपोर्ट कीजिए, उसमें हम आपका साथ देंगे। लेकिन बांग्लादेशी के नाम पर, फॉरेनर के नाम के ऊपर जो वहां का सालों से असम में रह रहे 100 साल का इतिहास है, उसके ऊपर अगर कुछ भी अत्याचार होगा तो उसके अगेंस्ट में हम लोग डेमोक्रेटिकली फाइट करेंगे, लीगली भी फाइट करेंगे। और उस बैक को लेकर हम लोग हमारे सुप्रीम कोर्ट तक आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने आपको गुवाहाटी हाई कोर्ट तक जाने को बोला है और गुवाहाटी हाई कोर्ट में एबीएमसू ये पूरा पुशबैक का मुद्दा लेके हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किए हैं और वो केस भी हमारा गुवाहाटी हाई कोर्ट में चल रहा है। ऑनरेबल आदिल अहमद साहब पूरा केस देख रहे हैं, देश का सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े सर देख रहे हैं, असम में एडवोकेट ए रजत भुइया देख रहे हैं। तो हमारा ये फाइट आगे रहेगा। बात एक ही है, असम का जो भी जेन्युइन इंडियन मुसलमान है उसको स्टेटलेस करने का जो कॉन्स्पिरेसी चल रहा है वो जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग यहाँ से डिमांड रखते हैं। 1954 टू 2007 इस सालों में ब्रह्मपुत्र एंड इन इट्स ट्रिब्यूटरीज 2.8 मिलियन बीघा लैंड इरोशन में कटे गए थे, नदी में चला गया था 2.8 मिलियन बीघा लैंड। और मैक्सिमम विक्टिम ऑफ दिस इरोशंस वर मुस्लिम फैमिलीज। यू ऑल नो दैट असम के जो भी मुस्लिम फैमिलीज है ऑल आर डिपेंड सब मैक्सिमम कल्टीवेशन में डिपेंड करते हैं। तो मैक्सिमम विक्टिम हुए थे असम का मुस्लिम फैमिलीज। तो ये लोग आज सालों से अपना जमीन ब्रह्मपुत्र में लेके चला गया, ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरीज में चला गया। तो वो लोग अपना जो लैंडलेस हो गया। तो वो लोग जाके कहां पे रह रहे थे? किसी सरकारी जमीन पर रह रहे थे। तो राइट टू शेल्टर कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी और गवर्नमेंट इज डीपली बाउंड टू प्रोवाइड लैंड एंड शेल्टर टू एवरी लैंडलेस एंड शेल्टरलेस फैमिली ऑफ इंडिया। लेकिन जब से असम में बीजेपी गवर्नमेंट आए, स्पेशली जब से डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी असम का सीएम बने, असम में जितना भी इरोजन इफेक्टेड लैंडलेस लोग हैं जो आज सालों से सरकारी जमीन पर रह रहे थे, उसमें से सिलेक्टिवली चुन के मुस्लिम फैमिलीज को बुलडोजर चलाया जा रहा है, एविक्शन किया जा रहा है। दिस इज अ थ्रेट टू द वेलफेयर सोसाइटी का हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कैरेक्टर है, जो राइट टू शेल्टर है, फंडामेंटल राइट है, उसके ऊपर एक थ्रेट है।
लेकिन हम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से ये बात बोलते हैं कि असम में जो बुलडोजर चल रहा है, ये बुलडोजर मतलब किसी मुसलमान का घर पे नहीं, ये बुलडोजर चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रियम्बल का हर एक वर्ड पर ये बुलडोजर चल रहा है। राइट टू इक्वलिटी पर चल रहा है, राइट टू शेल्टर पर चल रहा है, फंडामेंटल राइट पर चल रहा है। और आज आप असम में जाइए, पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट 5000 मुस्लिम फैमिलीज हैज बीन एविक्टेड फ्रॉम देयर होम्स। आज किसी का घर तोड़ के उसको आसमान के नीचे रहने के लिए जो सरकार मजबूर कर रहा है, उसी बात में ही जो हमारा नागरिक अधिकार है, जो मानव अधिकार है, उसका पहला कंडीशन वायलेट हो रहा है। लेकिन एग्रेसिवली आज हेमंत बिश्व शर्मा जी मतलब पॉलिटिकली ये एविक्शन राइट का जो मुद्दा है वो यूज कर रहे हैं, डेमोलिशन यूज कर रहे हैं, बुलडोजर यूज कर रहे हैं, और उसका हम लोग विरोध करते हैं। असम में डेमोक्रेटिक लोग उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता है आज कुछ दिन पहले धुबुरी में ऑलमोस्ट 1000 फैमिलीज को एविक्ट किया गया, और ये पूरा जमीन अदानी को हैंड ओवर कर रहा है कि वहां पे थर्मल पावर प्लांट अभी बनने वाला है। तो असम का मुसलमान का जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से भी ज्यादा वहां पे आज अदानी जैसे लोगों का जो मतलब बिजनेस जो स्वार्थ है उसको ज्यादा वहां पे मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रहा है। तो इसलिए आज एबीएमसो ऑल बीटीसी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन हम लोग दिल्ली तक चल के आए। हमारा क्लियर मुद्दा है, आज सरकार जो भी कर रहा है दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके अगेंस्ट में हम एबीएमसो पूरे असम में हम लोग मूवमेंट डेमोक्रेटिक मूवमेंट कर रहे हैं। और आज यही मूवमेंट हम दिल्ली तक लेके आए। हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का सेमिनार है, हम हमारे कुछ गेस्ट को हम लोगों ने बुलाया है, वो लोग हमारे एबीएमसो का जो भी यहाँ पे सीनियर लीडर्स है उन सबको यहाँ से एड्रेस करेंगे। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो ना हो ये मुझे पता नहीं, लेकिन पूरा असम का लोग इसमें देख रहे हैं। Those who were in favor of eviction, those who were against eviction, सब लोग देख रहे हैं। लेकिन हमारा क्लियर मुद्दा है, क्योंकि संविधान की संवैधानिक हक के ऊपर जब खतरा आ रहा है, संविधान के ऊपर जब खतरा आ रहा है, तो ये जो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं संविधान को बचाने के लिए, हम सबको एकजुट होकर ये संघर्ष आगे लेकर जाना पड़ेगा। क्योंकि आर्टिकल 21 लाइफ विथ लिबर्टी एंड डिग्निटी आज असम के मुसलमान का जो भी लैंडलेस लोग है उसका खतरे में है। फॉरेनर बोल के, बांग्लादेशी बोल के, अपने ही देश के सिटीजन को असम सरकार अपने ही देश की जमीन में डिटेंशन कैंप पे बंद करके रखा है। कोई करता है कभी किसी दुनिया में किया है जो अपने देश के नागरिक को बाहरी बोल के, फॉरेनर बोल के अपने देश में जेल में बंद करके रखा है? दिस इज हैपनिंग ओनली इन असम। We supported NRC because एक हम लोग चाहते थे कि NRC पर खत्म हो जाए। NRC में जब फाइनल लिस्ट निकला उसमें 19 लाख लोगों का नाम था, उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 3-4-5 लाख मुस्लिम होगा। इतने सालों से मुद्दा चला रहा था कि असम में लाखों मुसलमान बांग्लादेशी है, लेकिन सब सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में जो भी NRC हुआ उसमें सब क्लियर हो गए। लेकिन अभी जब NRC का फाइनल लिस्ट निकला तो NRC का काम अभी पेंडिंग कर दिया, क्योंकि देवर टारगेटिंग 50 लाख मुस्लिम का नाम बाहर हो जाएगा। लेकिन हम लोग लड़े, हम लोगों ने हमारे लोगों के पास गया, जिसको जरूरत था, हेल्प का जरूरत था, उसको हेल्प किया। हम लोग खड़े हुए क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि बांग्लादेशी वाला मुद्दा खत्म हो जाए। पूरे देश में ये मुद्दा चला रहा है कि असम में बांग्लादेशी रह रहे हैं। हम लोग यहाँ से ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं, असम में जो भी मुस्लिम्स है उसका हिस्ट्री, असम में आज 100 साल पुराना हिस्ट्री है। मैं एक बात बोल के मेरा बात खत्म करूंगा। 1872 में जब असम में ब्रिटिश इंडिया में जब पहला सेंसस हुआ था, उसमें उस टाइम का जो अनडिवाइडेड ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट से, जो अभी धुबरी, कोकराझार, चिरांग, बंगाईगांव एंड ग्वालपारा ये 5 डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ है, उसमें 1872 में 89,960 मुस्लिम्स हुआ करते थे। पूरे देश के अंदर मुसलमान का जो पॉपुलेशन ग्रोथ का रेट है ऑलमोस्ट 33% है। उस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे 2011 के सेंसस में इस 5 डिस्ट्रिक्ट में 35 लाख मुस्लिम होना चाहिए, लेकिन 2011 का सेंसस में इस 5 डिस्ट्रिक्ट में ओनली 25 लाख मुस्लिम है। सर मतलब क्या है? दिस इज अ नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि असम का मुसलमान मैक्सिमम बाहरी है, बांग्लादेशी। लेकिन इस नैरेटिव से हम लोग मतलब जितना हो सके कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंदर रहकर हम लोग लड़ेंगे। आज फॉरेनर्स एक्ट 1946 का जो सेक्शन 9 है उसका मतलब मिसयूज करके एक किसी बंदे को पकड़ के आज फॉरेनर का मतलब फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में केस, रेफरेंस केस भेजा जा रहा है।
फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल आर्बिट्ररी मैनर में काम कर रहा है, बॉर्डर पुलिस आर्बिट्ररी मैनर में काम कर रहा है, और असम पुलिस इज वर्किंग लाइक ए पॉलिटिकल टूल ऑफ बीजेपी, पॉलिटिकल टूल ऑफ हिमंत बिश्व शर्मा। तो ये हम लोग आज क्लियरली यहाँ से बोलते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप सब लोग आए। गुड आफ्टरनून एवरीवन, नमस्कार। और एबीएमसू के सारे कार्यकर्ताओं, वर्कर्स, सबको हम लोग के तहे दिल से नमस्कार, सत्कार। टाइसन हुसैन साहब ने जो बात कही है, ये बात गौरतलब है, और ये बात गौरतलब इसीलिए है क्योंकि ये जो अन्याय हो रही है असम में बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स या बंगाली मुसलमान या असमीज मुसलमान के खिलाफ जो होते आ रही है, ये काफी संगीन अपराध और संगीन जुर्म का रूप धारण किया है। ये आज की बात नहीं है। हिस्टोरिकली स्पीकिंग 1905 बंगाल पार्टीशन से ये सिलसिला शुरू हुई है। हिंदुस्तान पाकिस्तान एक तरफ, वहां पे बंटवारा हो चुकी है, सीमाएं बन चुकी है, सारी मसलाएं या काफी हद तक सारी मसलाएं सुलझ चुकी है। लेकिन इन सभी जगहों पे, विशेषकर असम में, ये मामला आज भी बहुत संगीन है। ये मामला आज भी बेहद कंट्रोवर्शियल है, और ये कंट्रोवर्सी अगर आप देखेंगे तो ये सारा एक भाषा के इर्द गिर्द खेली जा रही है। एक ऐसी भाषा जिसकी पहले कोई बुनियाद नहीं थी, उतनी ऐतिहासिक रोक नहीं थी। अनडिवाइडेड बंगाल में हम लोग सब विभिन्न डायलेक्ट्स में थे, विभिन्न बोलचाल थे, अलग अलग बोली थे, अलग अलग श्रेय थे, पर क्योंकि लकीरें खींच गई जमीन में, और उस बेसिस पे आज जो राज्य सरकार है वो उस बेसिस पे संविधान का उल्लंघन करते हुए लोगों को घुसपैठिया घोषित कर रहे हैं। किन लोगों को? जो भारतीय नागरिक हैं, जो लोग इस तरफ रह गए, जिनका सिर्फ एक ही गुनाह है कि वो मुसलमान हैं। If I have to give a perspective further on this, वो ये है कि पहले there was this controversy के बाकी सारे विद्रोही आ चुके हैं, सारा बांग्लादेशी आ चुके हैं। हमारा भाषा, असमीज भाषा आज ठेस पे है, आज चैलेंज पे है। मैं खुद नौगांव का हूं, असम का, और हमारे यहां पर बाप, दादा, वालिद साहब, सब लोग ने एक ही बात कही थी कि हम लोग सब लोग ने कंसेंट दिया था कि हाँ असमी भाषा होना चाहिए, और वो भी इसीलिए नहीं कि ये भाषा कुछ अलग है या हमारा कल्चर कुछ अलग है। हम लोग सबको लगा कि हम लोग यहाँ पे जबकि रह रहे हैं, बस रहे हैं, तो क्यों ना हो। हालांकि हमारे घरों में ये बोलचाल नहीं है, हम लोग कल्चरली, सोशली, फिजिकली भी हम लोग अलग हैं। उसके बावजूद हम लोग ने तहे दिल से ये चीज अपनाया। आप सभी जानते हैं ब्रह्मपुत्र वैली और बरक वैली का फर्क, अंतर। बरक वैली में लोगों ने इसका खिलाफ किया, बरक वैली में लोगों ने इंडोर्स नहीं किया, तो वो बंगाली प्रधान बनकर के रह गए, और ब्रह्मपुत्र वैली में असामीज बन के रह गए। उसके बावजूद ये मामला यहाँ पे थमी नहीं, उसके बावजूद ये मामला को बारंबार कम्युनल कलर दिया गया। और वो किस लिए दिया गया? वो इसीलिए दिया गया क्योंकि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है वो गरीब है, वो बेबस है, वो लाचार है, वो सड़क पे है। आज कभी यहाँ पे बाढ़ आ रही है तो कभी वहां पे नदियां बह रही है, ये रह नहीं सकते, इन पे कागजात नहीं होते। आप मुझे बताइए, अगर कहीं पे घर पे आपकी बाढ़ आई हो, आप अपना जिंदगी बचाएंगे कि कागज बचाएंगे?
और उसी बेसिस पे बाकी हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं हो रही है। हमारे सामने ये एग्जाम्पल है, अभी हाल फिलहाल में जब बिहार में ये चीज करने गए हम लोग, वोटर्स रिवीजन, एक्सटेंसिव एक्सरसाइज, रीड्रॉइंग, उस बेसिस पे कितना बड़ा फसाद खड़ी हुई है। लेकिन यही चीज को लेकर के केवल और केवल सिर्फ असम में ये बात पे आ गया कि हम लोग यहाँ पे एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, सिटीजनशिप हर एक आदमी का नागरिकता पे पूछताछ होगी। और वो जनरल असेंबलीज पे वो पूछताछ नहीं हुई, वो पूछताछ अगर आपके सरनेम में, लेट मी टेल इट फ्रैंकली, अहमद लिखा हो, इस्लाम लिखा हो, रहमान लिखा हो, है ना, और आपके नाम पे कहीं उल हो, कहीं उर हो, और क्योंकि आपके दादाजी या वालिद साहब के स्पेलिंग मिस्टेक्स हो तो आपको डिवोटर करार किया गया। पहला कानून वो आया, उसे चैलेंज हुआ। किस बेसिस पे चैलेंज हुआ, वो किस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट गया था? क्योंकि गवर्नर साहब ने एक रिपोर्ट कहा था जिसका कोई साइंटिफिक कंक्लूजन नहीं है, जिसका कोई साइंटिफिक फाइंडिंग नहीं है कि इन्फिल्ट्रेशन इज गोइंग ऑन, इलीगल इमिग्रेशन इज गोइंग ऑन। इस बात पे कोई पुष्टिकरण, इस बात पे कोई रिसर्च नहीं हुई। IMDT हटाया गया, NRC was done by the Supreme Court itself। और जैसे मिस्टर ताइसिर हुसैन ने भी कहा है कि ये प्रक्रिया इसलिए चलाई गई थी और हम लोग सब लोग साथ में इसलिए जुड़े थे कि हाँ अब ये कंट्रोवर्सी खत्म होगी, मैं यहां का हूं या बहन का हूं। और ये एक्सरसाइज देश में कहीं पे भी नहीं हुई है। इसके बाद आप लोग देखिए, जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाने का बस प्रस्ताव हुआ, बिल बनाया गया, तो देश भर में आंदोलन हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने दो शैली हो गए। एक शैली ये थी कि जो लोग जिस स्टेट में एनआरसी हो चुकी है उनका पिटीशंस को अलग किया जाए, और जहां पे एनआरसी एक्सरसाइज नहीं हुई है उनको अलग किया जाए। तो ये विभाजन क्यों किया गया? क्योंकि हमारे यहां पे अपेरेंटली नागरिकता की पुष्टिकरण हो चुकी थी। एनआरसी एक्सरसाइज के बाद में आज क्या पहलू रह गया? आज सिटीजनशिप कार्ड चाहिए। बाकी देश में आधार, पासपोर्ट, इसी से काम चल जाती है, असम में नहीं माना जाता है। मेरे यहां पे अगर आपके पास 100 साल पुराने डॉक्यूमेंट है, जमीन जायदाद, उसे नहीं माना जाता है। कितने लोगों के फॉरेनर्स केसेस इसीलिए बस पेंडिंग है क्योंकि कोई भी कागजात वो दे, वो फॉरेनर ट्रिब्यूनल उसे नहीं मानता है। और ये दलदल की ठोकरें खा कर, अगर ये कोर्ट में नहीं है तो ये कहीं नहीं है। कितने लोग ऐसे कर पाएंगे? फाइनली जब सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी को रिकॉग्निशन दिया, कहा कि ये है, और इनके नंबर्स मैच नहीं हुए, तो आज वापस ये एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को लेकर के कहते हैं पुश बैक पॉलिसी पे जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एबी अमसू के लिए, क्योंकि एबी अमसू ने जो PIL दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट पुशबैक, जिसे फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी पुशबैक किया इन अ वे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये लिबर्टी देकर के पुशबैक की थी कि क्योंकि इंडिविजुअल केसेस है यहाँ पे, आप लोग इसे एग्जामिन करवाइए एट द लेवल ऑफ द हाई कोर्ट, और क्योंकि आर्टिकल 226 में इसकी स्कोप ज्यादा वाइड है, आप वहां पे डिटेल में परख सकेंगे, जान सकेंगे, समझ सकेंगे। तो उस बुनियाद पे जब वापस हाई कोर्ट में हम लोग ने पिटीशन की है, और आज जब माननीय गुवाहाटी हाई कोर्ट में उसकी हियरिंग हुई, तो हाई कोर्ट ने ये बात ऑब्जर्व एंड डायरेक्शंस पास की है कि मई के महीने से ये सब कहां से चल रहे हैं, किस आधार पर चल रहे हैं। और आज सरकार को निर्देश भी दिया गया है कि आप बताएंगे, क्योंकि इसी पिटीशन के अंदर एबी अमसू ने 21 लोगों की डिटेल्स दी है जो मिसिंग है इस पुशबैक पॉलिसी के तहत।
इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल पुशबैक पॉलिसी के तहत। तो 1 सप्ताह का मोहलत दिया गया है जिसमें सरकार इसकी पुष्टिकरण करेंगे, इसकी जांच करेंगे कि ये 21 लोग है कहां। सो इन अ वे कांग्रेचुलेशंस टू ABM AMSU फॉर योर एफर्ट्स। दूसरे मुद्दे, जब आप किसी को धकेल के नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, ये लोग गरीब है, मजबूर है, कभी इस कोने में बच जाते हैं, कभी उस कोने में चले जाते हैं। अच्छा, सरकार के ही कहने पर ये दूसरी जगह में उनको बैठाया गया है। कभी कहा गया कि ये पब्लिक जगह है, कभी कहा गया ये पब्लिक लैंड है, आप यहां पे आप बच सकते हैं। 50 साल 60 साल हो गए इस बात को, लेकिन आज सरकार क्या कर रही है, रीमैपिंग कर रहे हैं। कल तक जो जगह पब्लिक लैंड नहीं थी, वेस्ट लैंड करार दिया गया था, उसको आज फॉरेस्ट लैंड डिक्लेयर कर दे रहे हैं ओवरनाइट करके। ऐसा नहीं है कि वो फिर उसे फिर फॉरेस्ट लैंड के लिए ही यूटिलाइज कर रहे हैं। जैसे इन्होंने बताया, इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के नाम पे सोलर पावर और तरह तरह के पावर प्रोजेक्ट्स में इसे डेडिकेट किया जा रहा है। पर सवाल यह है दैट दिस डेवलपमेंट इज फॉर whom? हम तो इस डेवलपमेंट में है ही नहीं, हमारी कहानी तो है ही नहीं इसमें, तो ये किसके लिए है? तो ये हम सब जानते हैं किसके लिए, पर बात यही है कि और कितना सहे और क्यों सहे। आए हर दूसरा दिन, आज हम लोग सब यहां पे बैठे हुए हैं, हमारे घरों में शायद वो सवाल नहीं खड़े हुए, लेकिन वो दिन भी ज्यादा दूर नहीं जब वो उंगलियां हमारी तरफ उठेगी, जब वो हाथ हमारी तरफ उठेंगे। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, हम लोग सब भी जानते हैं कि हमारे दूर अड़ोस पड़ोस कहीं ना कहीं ये बात जरूर उठी है, इसीलिए आज आप आए हैं। तो दिस इज अ वेरी सीरियस इशू एंड इट रिक्वायर्स टू बी एग्जामिन्ड नॉट जस्ट लीगली बट सोशली एज वेल। इन रे 6A करके जो जजमेंट आई थी, मैं वही तो पर बात इसको खत्म करना चाहूंगा। वो जजमेंट ने साफ कहा, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात इस नतीजे पे पहुंची कि 1971 के बाद में अगर कोई आता है तो उन्हें आप फॉरेनर्स ट्रीट कह सकते हैं। 71 क्यों? क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश। उसी जजमेंट के अंदर, उसी फैसले के अंदर बहस के दौरान एक बहुत खूबसूरत बात निकली थी। वो ये थी कि यू कैन नॉट चूज योर नेबर्स। आपको शायद हम पसंद नहीं है, आप शायद पसंद नहीं करते, आपको अच्छा नहीं लगता होगा कि पड़ोस में कोई गरीब मुसलमान बैठा हुआ है। सो दैट मे बी द केस, बट देन दैट कैन नॉट बी a reason for you to have absolute tyranny over the area. ये आपका जागीर नहीं है, ये आपका हक नहीं है कि किसी हिंदुस्तानी को हिंदुस्तान से कहीं से भी आप उसे हटाएं, उसके फ्रीडम, उसके आजादी पे सवाल खड़ा करें, और सबसे बड़ी उसके हिंदुस्तानियत पे कोई सवाल उठाए। Thank you, ABM AMSU, for giving me this opportunity to talk about the situation of Assam. Now, there are a couple of things which needs to be discussed and needs to be debated in the national level. For example, Assam is witnessing a lot of human rights violations in last couple of months and in last couple of years. Those who know about the situation of Assam, they know that a lot of evictions are taking place.
So what are these evictions? These evictions are mostly taken place against the Mia Muslims, whom our former speaker was referring to as Bengali speaking Muslim. So and as you have idea what this eviction is forced bulldozing of your home. So what is the allegation? Allegation is that these people who are absolutely marginalized and who are absolutely voiceless, they are staying in government lands. But the situation of Assam is, Assam has many people across the communities. There are tribal groups, there are people from different ethnic groups and gender who are staying in government lands. Because landlessness is a major problem because of riverbank erosion and other things. A large number of people become landless every year. But government, instead of giving land to these landless people, they are targeting selectively the Mia Muslims. Of course, there is a reason to this. The reason is 2026 election is coming. And some people, of course, those who are in power wants to be in power, and bulldozing homes, as we have seen, satisfies some people, unfortunately, and this is how they want to be in power. But the thing is that the human suffering, of course, those who are in power, the Chief Minister Himanta Biswa Sharma, he wants to be in power, but the human suffering that the people are going through is absolutely, inhuman. The children, I visited a couple of eviction sites. The children, 1 month of age, 2 months of age, 1 year of age, they are staying under the plastic shed. So literally, they are on the road. They don't have anything to eat. They don't have any place to sleep. And the electricity, as we know, that without electricity, we just cannot survive in today's world. You need electricity for basic services like mobile charging. And the scorching heat is there in Assam today. And these people are literally on the road without any form of basic amenities. They do not have drinking water. They do not have, any place in this world to go. So this is done, unfortunately, by the government. So I'm surprised to see that the system, someone has the hunger to acquire power or to remain in power. That is understandable. People can be criminal. People can commit crime. But there is a system in place to, stop these people. There is a system in place. Our forefathers who, who shaped this country, who shaped this Constitution of India, they made a system to, stop those people who are, committing inhuman crimes. But today, unfortunately, there is no such system taking action against these people who are bulldozing the homes of people. Police atrocity is also enormous. There are a couple of incidents where people are shot dead during these evictions. So overall, the scenario is, it is absolutely inhuman. Now, talking about the voice of the people, the community that is suffering from this inhuman process is Mia Muslims, and they are absolutely voiceless. So what happens is that the national media, for instance, or nobody is talking about this inhuman situation that is ongoing in Assam. And few days back, there is one more student organization, like this time APMSU has come to Delhi to discuss about this matter. A few days back, there was AMSU, and there is one more student organization which represents the minorities of Assam. They also came to Delhi for such symposium. I noticed there were hardly 20 to 30 people from Delhi to hear this, their plights. So I see the people who are sitting here who have come from Assam all the way. They have not come here without any meaning. They have come
with the hope that people will listen to us. What is happening in Assam, people will listen to us, people will know about our stories. And also the faces you see here, there are many people who are waiting, and they have sent them and they are waiting back home in Assam, and they are expecting that now our voices will be heard in Delhi, and some, human actions will be taken to protect our human rights. But unfortunately, people come to Delhi and they do not find any space to, they don't find much space to convey their plights, to their sorrows, and they go back just like that. So some people are trying to raise the voice, but nothing is happening actually. The material condition on the ground is not actually changing. So this is the second thing. And secondly, there are a couple of other issues. They were also mentioning my previous speakers, the question of citizenship. Now we are discussing about SIR that is happening in Bihar, the electoral rule revision. This is happening in Assam from last 2 decades almost, more than that. And in Assam, if the system doubts anyone as foreigner, they can remove the name of the person from voter list, or they can remove, they can put a D means doubt in the voter list. So the person comes under doubt, and his or her voting right, which is a fundamental right in any democracy, that right is snatched away. So we are writing about this D voter, they call it D voter, doubtful voter. We are talking about this doubtful voter crisis for a long time, but no one paid any attention to this. And this is what we see today in Bihar is very surprising, and people are surprised to see this, what is happening in Bihar. But what happened in Assam, had people paid some attention, the Bihar would not go through the same situation. So we need to pay attention to what is happening in Assam. And recently, one more problematic thing which I would like to bring to your notice is that the government of Assam is trying to give arms license to what they call indigenous. So in Assam, what they do is they refer to this with this term indigenous, basically to identify the Hindus. The Muslims are erased from all kind of public institutions, which from basically public institutions from higher positions. For example, there is no deputy commissioner in Assam who is a Muslim today. There is no superintendent of police today who is a Muslim in Assam. So people are removed and from this kind of senior public positions. And Assam has 35% Muslim population. So these all are some of the things which needs attention of the country, and I believe that the system that our forefathers made to ensure human rights to each and every individual of this country, to each man, to each woman, to each children, that system will work to ensure the dignity of the citizens of this country. And when I say that Mia Muslims, they are going through plights and sufferings, I also say that they are citizens of India. So there is an attempt to foreignize them. There is an attempt to, to attack on their citizenship, and this narrative is ongoing in Assam for a long time. I tell from this platform that these people are very much Indian, and these people will die in India. They are born in India. They are de facto Indian. So their citizenship needs to be protected, their dignity needs to be protected, which is enshrined in our Constitution of India. With this, I end here, and there are other speakers to talk to, and I ने बोला है कि अगस्त से एक पोर्टल चालू होगा, उसमें इंडिजिनस लोग आर्म्स लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। मतलब क्या, असम पुलिस, असम का होम मिनिस्ट्री ढील हो चुका है क्या? तो आम लोगों को आर्म्स पता जा रहा है। एक मुसलमान के खिलाफ बांग्लादेशी बोल के जो इस्लामोफोबिया या मुस्लिम फोबिया वहां पे क्रिएट किया जा रहा है। सोशल मीडिया में जब हम लोग बोलते हैं तो हमारा कमेंट पे आते हैं, हमको गोली मार देंगे, बांग्लादेश चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, ऐसा कमेंट शुरू कर देते। तो मतलब चारों तरफ से आज मुसलमान का जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है वो भी आज खत्म हो रहा है। और एबीएमसू, ऑल पीटीसी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन, असम का मुसलमानों
कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका भी जो प्रेसिडेंट था लफीकुल इस्लाम अहमद, वन ऑफ द लीडिंग माइनॉरिटी वॉइस ऑफ असम, हु वाज शॉट डेड इन 2017 in the heart of Kokrajhar city by 12 gunshots. 12 गोली मार के लफीकुल इस्लाम अहमद का हत्या किया गया था। One of the leading voice of the Muslims of Assam. उसके बाद CBI इंक्वायरी हुआ, लेकिन आज almost 8 years have been passed. आज तक लफीकुल इस्लाम अहमद का जो हत्यारा था वो अरेस्ट नहीं हुआ। तो असम का मुसलमान का लीडर को ऊपर गोली मारा गया, उसको आज आप लोग अरेस्ट नहीं कर पाए, तो असम का मुसलमान के साथ क्या सुलूक हो रहा है आप देखिए। 2023 में मेरे घर पे उग्र जो राइट विंग्स वालों ने अटैक कर दिया था विद द स्लोगन्स ऑफ जय श्री राम, माय फैमिली ये फेस किया था। तो असम में एबीएमसू वॉइस ऑफ द वॉइसलेस पीपल ऑफ असम बोल के हम यहाँ तक आए हैं, और हम एबीएमसू भी इतना सफर कर चुके इस पूरे हमारा जर्नी में। ये आप सब यहाँ पे बैठ के इतना मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोग आपके सामने एक बात रखते हैं कि हम लोग ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो काम हेमंत बिश्वा शर्मा जी कर रहे हैं, जो मतलब एग्रेसिवली जो दबाने की कोशिश किया जा रहा है, और जो वहाँ का जो डेमोक्रेटिक आवाज को हम इतने जल्दी से अपनी आवाज दबने नहीं देंगे। तो हम लोगों ने इन्वाइट किया था उत्तर प्रदेश के रामपुर लोकसभा क्षेत्र के ऑनरेबल एमपी, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग वोकल वॉइस इन द लोकसभा, महबूबुल्लाह नकवी साहब, और हमारे पास मौजूद है। और नकवी साहब को एक असम का जो भी ट्रेडिशनल गामोसा से हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम स्वागत करते हैं। बहुत शुक्रिया आप हजरात का। ये हमारे नौजवान आसाम के नौजवान जो आए हैं शहर, उन्होंने जो अपना दर्द बताया, मुझे एहसास हुआ मैं यूपी का हूँ, यूपी का मुसलमान हूँ इसलिए मुजरिम हूँ, लेकिन ये मुझसे भी बड़े मुजरिम हैं, ये बंगाली भी हैं। तो क्या सितम इनके ऊपर गुजर रहा है। अब बंगाली होना भी एक जुर्म हो गया है। मैं गुड़गांव में रहता हूँ, पिछले 8-10 दिन से बंगाली बस्तियों में जाके मुसलमानों को ढूंढा जा रहा है और बांग्लादेशी कह के गिरफ्तार किया जा रहा है। ये दिल्ली से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर के अंदर हो रहा है। आप अंदाजा करें कि उस कौम का जो अपने कौम के लोगों के लिए एक दूसरे से नफरत फैलाकर इस तरह की हुकूमत चल रही हो, और हम आज भी ये कहें कि हमारा देश महान है। आप हजरात कलम से लिखने वाले लोग हैं, आपके पास रसायन है, ये दर्द आप आगे तक क्यों नहीं पहुंचाते? आप ये क्यों नहीं समझते कि आज हमारी बारी है, कल उनकी बारी होगी, फिर मेरे देश का क्या होगा? कभी इस पे सोचा है हम लोगों ने? अब मुझे बार बार 3 दिन से मैसेज आ रहे हैं कि साहब गुड़गांव में जहां जहां भी बंगाली रह रहे हैं, अगर वो मुसलमान हैं तो थाने उनको भेजा जा रहा है। आप बताइए कि उन आसाम के लोगों को जिसके यहां बुलडोजर सुबह और शाम चल रहा है, अदालतें क्यों नहीं संज्ञान ले रही? अदालतें कमिट तो बहुत अच्छे कर रही हैं, दिल खुश होता है, लेकिन जब कदम चलता है तो मुझे लगता है कि हाथ थरथरा जाते हैं। वो कह चुके हैं कि बुलडोजर जो है वो गलत है, गैर कानूनी है, लेकिन रोज चल रहा है आसाम में भी और उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो हम समझ रहे थे कि हम पे बड़ा सितम हो रहा है, लेकिन जब आसाम के अपने नौजवान साथियों को देखा, उनके हाल सुने, तो दिल दरस गया कि कोई जगह तो है। हाँ, गुजराती बाबू तो ऐसे हैं कि पूरी दुनिया भागे चले जा रहे हैं, यहां नहीं रहते हैं। वो हथकड़ियां लग के आती हैं, वापिस बैगियों पकड़ के आते हैं। वो देशभक्त हैं,
और हम देशद्रोही हैं। ये किस किस्म का मुल्क बन गया है? हमको सोचना पड़ेगा कि हम मुजरिम हैं, अपने ही घर में हम मुजरिम बन गए। आसाम के अंदर जो चीजें हो रही हैं, कोई बोल नहीं रहा है, अखबार लिखने को तैयार नहीं है, टेलीविजन के लोग इस पर तैयार ही नहीं है। मेरे ख्याल से यहां कोई आया भी नहीं होगा टेलीविजन वाला। इन महाजनों ने जो दौलत कमाने का काम शुरू किया है, और मैं आपके मीडिया के जरिए आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपने अपने दौलत कमाने के लिए मीडिया चलाया है तो आप इस जमीन पे बोझ हैं, लेकिन अगर आपने हक और सच बात कहने की बात की है तो आप इस मुल्क के लिए सितारे हैं, आप इस मुल्क के असेट्स हैं। असेट बनिए, जमीन पे बोझ मत बनिए, सिक्के आएंगे और चले जाएंगे। हमारी औलादों का होगा क्या? आज समझिए कि ये नौजवान बच्चे जिनको अपना मुस्तकबिल बनाना है, दिल्ली की खाक ठाक रहे हैं, हमारे आपके पास बीच पे बैठे हुए हैं, सड़कों पे धरना दे रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं। ये जुर्म किस लिए हमारे साथ हो रहा है? तारीख बदली जा रही है, और जो लोग जिनको जेलों में होना चाहिए था वो हाकिम वक्त बने हुए। अफसोस यही है। और जो लोगों को हुकूमत चलानी चाहिए थे वो खामोश बैठे हुए। अगर इन नौजवानों को आपने बर्बाद किया, ये भी जमीन के हैं, ये नौजवान अगर मुसलमान हैं तो गुनहगार नहीं है। दूसरी कौमों के नौजवान बच्चों को आपने तो समझा दिया कि नफरत करो और नफरत की आंधी में झुलस जाओ, इस मुल्क को कतरे कतरे में तोड़ दो। मैं मीडिया के हजरात से कहना चाहता हूं, देखिए आज बारिश थी, मैंने वादा किया था मैं 3:30 बजे आऊंगा, ट्रैफिक जाम था, बारिश थी, सेहत खराब थी, मैं इसलिए आपके पास आया तो माफी चाहता हूं कि देर से पहुंचा, लेकिन आया इसलिए था। ये बच्चे जिनका मुस्तकबिल इस मुल्क को बनाने के लिए बना है, आज वो अपने घरों को बचाने के लिए परेशान नहीं। आज उनसे कहा जा रहा है कि ये जमीन जो है ये फॉरेस्ट की हो गई है, ये जमीन उसकी हो गई है, तुम बेघर हो जाओ, तुम यहां से चले जाओ। अब ये वकील साहब ने पूरी तफसील कानूनी भी बता दी। एक जरिया ढूंढा जाए, कैसे किया जाएगा, ये कैसे लाया जाएगा। मैं तो बार बार अपने नौजवान साथियों से कहता हूं कि ढूंढो इस मुल्क में कोई सी गांधी को। अब जरूरत एक गांधी की नहीं है, बहुत गांधियों की जरूरत है। ये ऐसे नहीं मानने वाले लोग हैं, और फासिस्ट फोर्सेस जब गद्दी पे बैठ जाती हैं तो आसानी से नहीं जाती। अब आप देख रहे हैं कि बिहार में इलेक्शन होने वाला, क्या हो रहा है, आसाम में इलेक्शन होने वाला है, एनआरसी के नाम से क्या हो रहा है। तरीका हमेशा से यही रहा है कि वोटर फैसला करता है कि हाकिम कौन बनेगा, हुकूमत किसकी होगी। अब हुकूमत फैसला कर रही है वोटर कौन होगा। अब हुकूमत फैसला करती है कि वोटर कौन बनेगा, वही वोटर बनेगा जो उनको जिताएगा। मैं आप हजरात से कहना चाहता हूं कि अपने कलम को हिलाइए, अपने मोबाइल और अपने चैनल से बताइए आसाम हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। तुमने कश्मीरियों के साथ भी यही किया, तुमने आसामियों के साथ भी यही किया, तुमने मणिपुर में भी यही किया कि आग जलती रही और तुम तमाशा देखते रहे। कब उठोगे, कब ये हुकूमत जागेगी और कब ये अदालतें अपने हुकूक को पूरा करेंगी। 19 साल के बाद बच्चे छोड़े गए हैं जेल से, माँ बाप की हसरत लेके कब्रिस्तानों में दफन हो गए। 19 साल के बाद फैसला आया, किससे फरियाद की जाए, कौन सा शोबा है जिस पर फख्र किया जाए कि यह महान देश है। सब झूठ और फ्रॉड है, ये तारीख बदलने की बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि नौजवान बच्चों, आपकी लड़ाई आपको लड़नी है, कानून अपने हाथ में न लीजिएगा।
इसलिए कि आप तो ऑलरेडी ही आपके नाम वहां लिखे हुए हैं और आपको देशद्रोही तो आपको साबित करना ही उनको है। लेकिन हम जो दूसरे हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं और जो हमारे हिंदू भाई हैं, दूसरी माइनॉरिटी हैं, उनसे कहना चाहता हूं, अगर मुल्क में आज हमारे ऊपर सितम हो रहा है तो कल तुम्हारी भी बारी आएगी। जब ये संविधान खत्म हो जाएगा तो ये मुल्क फिर वहीं चला जाएगा जहां सैकड़ों साल पहले था। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद नदीम साहब को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इमोशनल पूरा, हम अगर ये पूरा बात कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल, पॉलिटिक्स के बाहर लेके जाएंगे तो ये पूरा बात एक इमोशनल बात बन जाएगा। क्योंकि हमने उस फैमिली को भी देखा है जिसका माँ, जिसका पापा इंडियन का सिटीजन है, उसका परदादा इंडियन है, उसका हर एक जनरेशन इंडियन है, उसका 32 साल का बेटा, 35 साल का बेटा, 40 साल का बेटे को बांग्लादेशी बोल के असम के डिटेंशन कैंप पे बंद कर दिए। वहां पे जो सिचुएशन है डिटेंशन कैंप के अंदर, यू कैन नॉट इवन एक्सप्रेस। वहां पे उसको बीमारी से उसको मर गया, मरने के बाद उसका डेथ बॉडी कर ले गया। तो ये सिचुएशन हम लोग वहां पे देख रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन वहां पे क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि असम का 35% मुसलमान है और हिमंत बिश्व शर्मा जी को अगले कितने सालों तक सीएम बन के रहना है और उसके पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं, एक ही मुद्दा है कि उसको सीएम बनना है। 2016 में जब पहला बीजेपी सरकार आया था तो वहां पे असम में बोला गया था कि जाति माती बेटी बसाएंगे, हो गया। 2021 में जब सरकार आया तो बोला कि सराय रथ का ये आखिरी लड़ाई है, वो भी हो गया। अब 2026 का इलेक्शन आ रहा है, अब एक ही बात बोल रहा है कि मुसलमान से जो भी जमीन है वो हम लोग छीन लेंगे। साल बदल रहे हैं लेकिन मुद्दा वही है और ये मुद्दे को टोटली कम्युनली लेके जा रहा है। और स्पेशली अभी जो कदम उठा रहे हैं वहां पे, आज मैं अभी आपको बोला, मतलब फायर आर्म्स बढ़ा जा रहा है। तो असम को क्या फिर से मणिपुर जैसा करना चाहता है? असम को भी मणिपुर में कन्वर्ट करना चाहते हैं क्या? ये क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ से रेस करते हैं। तो हमारे पास साथ अभी मौजूद है उत्तर प्रदेश के रामपुर लोकसभा क्षेत्र के ऑनरेबल एमपी मौलाना नकवी जी। मैं उससे भी आह्वान करूंगा, क्योंकि असम का बात, असम का मुसलमान का बात जहां तक आना चाहिए उतना नहीं आता। आज बिहार में एसआईआर को लेकर जितना चल रहा है बात, लेकिन उसके पैरेलली असम में भी जो ह्यूमन राइट्स टोटली वायलेशन चल रहा है। आज ऑलमोस्ट 5-6 डेज 5-6 दिन आगे ग्वालपाड़ा में एक गांव में बुलडोजर चलाया गया, उसमें जो पत्ता वाला लोग भी थे उसके घरों पर भी बुलडोजर चलाया गया। पूरा गांव को, मतलब एक भी घर नहीं था बचा। फिर वहां का लोग जो थे वो प्लास्टिक के नीचे रह रहे थे, पूरा रात बारिश हो रहा था, वहां का बच्चा रात तो छतरी लेके अम्ब्रेला बारिश से बसे वैसे बैठे थे। फिर उन लोगों को घर जाने के लिए एक ही रास्ता था, ओनली एक ही रास्ता। तो उस दिन सुबह क्या हुआ, पुलिस, असम पुलिस और असम फॉरेस्ट वाले आए, आके वो रास्ता बुलडोजर से खोद दिया। फिर वहां पे लोगों ने पूछा कि केस ऐसा क्या हो रहा है, क्यों आप लोग खोद रहे हो रास्ता, हमारा पास सामान हम कैसे लेके जाएंगे, कोई मदद लेके आ रहे हो, मदद कैसे देंगे। तो उसमें जलन हो गया और असम पुलिस ने वहां पे विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस एक शायद 22 साल का सकुवर अली को सोफिस्टिकेटेड वेपन से गोली मार के उसका कोई चांस नहीं है अभी तक कोई चांस नहीं। लड़का को मार दिया पुलिस, ना वहां पे लाठीचार्ज हुआ, ना टीयर गैस हुआ, ना कोई मैजिस्ट्रेट था वहां पे, लेकिन उसको गोली मार दिया विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आज सकुवर अली के जैसा, आज से आप लोग 2021 में 23 सितंबर को धर्म जिले के गोलभूति में मौजूद लोग को गोली मारा गया। गोली मारते सर मारने के बाद उसके ऊपर डेड बॉडी के ऊपर कूदा गया, लाठी से मारा गया। काजीरंगा में 2016 में ऐसा सिस्टमेटिकली जब जब घर तोड़ा जा रहा है, कोई आके सामने से बोलता है, उसके ऊपर लाठीचार्ज होता है, उसको अरेस्ट किया जाता है, उसको गोली मार दिया जाता है। और ये सब हो रहा है असम के मुसलमान के ऊपर, लैंडलेस मुसलमान लोगों के ऊपर। और इसका एक ही कारण है, मुस्लिम आइडेंटिटी।
तो इसीलिए मैं आज हमारे पास एमपी साहब है, मैं क्या आह्वान करूंगा, क्योंकि ये सब बात हम लोग चाहते हैं, असम का जो भी एमपी बोलते हैं, हम नहीं कहते क्योंकि नहीं बोलते, हमारा एमपी रोशन साहब भी वो भी बोलते हैं, लेकिन जितना स्किल से बोलना चाहिए उस स्किल से कांग्रेस के एमपी ये आवाज नहीं उठा रहे। तो हम चाहते हैं कि अब पूरा देश का जो भी एमपी से अपोजिशन में है ये बात उठाए, क्योंकि इनजस्टिस एनीवेयर इज ए थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। कहीं पे एक जगह पे अन्याय हो रहा है तो न्याय के लिए पूरा जगह पे ये थ्रेट है। तो आज असम में हो रहा है, यूपी में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, तो एक टाइम अगर पूरा देश इसके जगत में आ जाएगा और एक बार एक स्केल से निकल जाएगा तो आप इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ये बात पॉलिटिकली लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो जाए, और इसके ऊपर हम चाहते हैं कि कम से कम असम में जो मुसलमान रह रहे, असम इस उसका मुस्लिम कम्युनिटी का कैसा वहां पे हाल है, यूपी से हो, गुजरात से हो, जो भी हमारा डेमोक्रेटिक सेकुलर पार्टीज का जो भी एमपीज का एक टीम असम में आना चाहिए, एक बार आके देखे ग्राउंड जीरो में क्या हो रहा है। आज हम लोग यहाँ से चल के आ रहे हैं, आप लोग भी एक बार आके देखिए व्हाट इज हैपनिंग इन असम, एक्चुअली क्या हो रहा है, और उसमें एज ए एबीएमसू ये हमारा रिस्पांसिबिलिटी होगा वहां पे, जैसे आप लोग का जितना भी असिस्ट करना तो जरूरी होता है हम लोग असिस्ट करेंगे। तो आपका बात रखने के लिए मैं आपको आभार। मैं असम के माइनॉरिटी स्टूडेंट जिन्होंने ये प्रोग्राम प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की है, उनकी जुर्रत को सलाम करता हूँ। हमारे यहाँ दिल्ली और हिंदुस्तान की मायनार शख्सियत और सेकुलर नॉन मुस्लिम और मुस्लिम भाइयों की मजबूत इंटेलेक्चुअल आवाज़ जनाब मोहम्मद अदीब साहब, जिन्हें वतन अजीज़ की, मुल्क हिंदुस्तान की बेपनाह फिक्र है, और वो इसके लिए कि ये चमन, ये गुलिस्ता हिंदुस्तान, इसकी खुशबू, इसके तमाम फूल अपनी अपनी रंगतों के साथ बाकी रहें, इसके लिए वो रो रहे हैं, दहाड़ रहे हैं, चीख रहे हैं। अपनी बीमारी के बावजूद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अभी भाजपा सरकार जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आई, उसके लिए उनकी इस 52 साली में भी जवानों की तरह और आप जैसे नौजवानों की तरह उन्होंने हिम्मत और कोशिश और मेहनत और जस्तजू की। रब्बुल इज़्ज़त उनकी उम्र में बरकत दे, और उनके तमाम साथियों जो उनके साथ खुलूस दिल से लगे हैं, उन सबको और हिम्मत दे। मेरे अजीजों, बात बहुत आगे तक पहुंच चुकी है। ये मुल्क, हमारा ये वतन, ऐसा लगता है जैसे लावारिस हो गया हो, यतीम हो गया हो, और ये मसला सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा है। मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह उसका तो ईमान है, अपने ईमान और अकीदे के साथ वो बड़े से बड़ा जख्म खाता है, सहता है, और फिर उभरता है, और फिर जो है वो जिंदा हो जाता है। उसे यकीन कामिल कि जालिम की उम्र बहुत थोड़ी होती है, लेकिन आदिवासी भाई जिनके हुकूक को छीना जा रहा है, दलित, पिछड़े, आज उत्तर प्रदेश का जो हाल है, एक वीडियो आपने देखी होगी, कुछ बच्चे स्कूल के सामने रो रहे हैं, और जो उस्तादियां हैं, जो टीचर्स हैं, लेडीज हैं, वो भी रो रही हैं। 50,000 स्कूलों को बंद करने का टारगेट हुकूमत ने किया हुआ है उत्तर प्रदेश में। 250-300 स्कूल तो खुद मेरे जिले रामपुर में बंद किए जाने हैं। हमने टीम से आपको लिखकर पूछा कितने स्कूल बंद कर रहे हैं, उसकी हमें डिटेल दीजिए। जहां तक आसाम और कश्मीर और मणिपुर की बात है, देखिए जानवरों में भी ये होता है। हमारे सीनियर हजरात बैठे हैं, बताएंगे। शेर एक दरिंदा सिफत जानवर है, वो शिकार करता है, खाता है, लेकिन आमतौर पर लोग ये कहते हैं जो जंगलात में रहते हैं कि जब तक इंसान को वो खा न ले, इंसान का शिकार नहीं करता। और जब एक बार किसी इंसान को वो खा लेता है तो उसको उर्दू में कहते हैं ये आदमखोर शेर हो गया। अब ये इंसान को ही ढूंढता है, फिर वो इतना टेस्टी, इतना जो है उसको लग जाता है, उसके मुंह को उसको
कहते थे आदमखोर शेर हो गया ये, अब इसका टेस्ट जो है वो किसी और जानवर से नहीं पूरा होगा। ये जुल्म भी उस जानवर एक दरिंदगी की एक सिफत है कि जब वो किसी मजलूम को, इंसान को, किसी कमजोर को खाने की आदत हो जाएगी तो फिर मजहब का कार्ड कुछ नहीं रह जाएगा। जब कोई नहीं मिलेगा जो सामने आएगा वो उसको खाएगा। आज मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि बहुत सी तंजीमें मुल्क में ऐसी हैं कि जिनके लिए हुकूमत ने साफ रास्ता खोल रखा है, और मैं साफ कहता हूं, नाम लेकर कहता हूं, आरएसएस का, कि जिसने इस मुल्क को बर्बाद करने की कसम खाई हुई है। ऐसा लगता है इंसानियत, मुल्क दोस्ती, वतन दोस्ती, सबको साथ लेकर चलना शायद आरएसएस की तारीख में और उसके फिक्र में नहीं। इसीलिए कश्मीर के अस्त्र को, जो कश्मीरियत थी, जो वहां हिंदू मुसलमान सब लोग मिलकर रहते थे, उसको पहले तोड़ा गया, खत्म किया गया। मणिपुर की जो खुसूसियत थी, वहां जो कबाइलों में आपस में मोहब्बत थी एक दूसरे को, उसको तोड़ा गया। जिले इलाही जब अमेरिका जा रहे थे तो वहां से फरमाया गया कि पहले उस सीएम को हटाओ तब दाखिला मिलेगा, तो हटाना पड़ा। जिले इलाही का सीधा 56 इंच का है, तो इसको कहते कहते नहीं थकते थे। लेकिन जब बराबर के मुल्क से हमारी बहादुर फौज लड़ रही थी और पहलगाम का सबक सिखाना चाहती थी, तो जिले इलाही ने सीज फायर का ऐलान ना किया। सीज फायर का ऐलान यूएसए ने किया। हम लोग पार्लियामेंट में ये चीज आवाज उठा रहे हैं। हम अपने आसामी भाइयों की, चाहे वो मुसलमान हो और दूसरे लोग हो, सबका दर्द समझते हैं। मैं आप सब लोगों की इस पीड़ा को अपनी पार्टी के अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के सामने हम रखेंगे और दूसरी पार्टियों से भी उनसे गुजारिश करेंगे कि वो बात करके एक आसाम में एमपीज का डेलीगेशन भेजा जाए। हम आसाम को और आसाम की 35 नहीं बल्कि पूरी एक बड़ी आबादी को, सिर्फ 30% बल्कि कह रही है 15%, 15% लोग हैं जिन्होंने कई सूबों और मुल्कों के अब हमारे मुल्क के कई सूबों पर 15% लोगों ने नाजायज तरीके से कब्जा कर रखा है और वहां की आबादी को दबा रखा है। वहां तो यह हाल है। अभी कुछ दिन पहले खबर पड़ी थी कि फखरुद्दीन अली अहमद साहब मरहूम जो साबिक सदर हिंद थे, उनके बेटे को ही बांग्लादेशी करार कर दे दिया गया। मैं राइट है, उनके बेटे को बांग्लादेशी करार दे दिया। यह हमारी एजेंसियों का हाल है, शर्म आनी चाहिए। आप समझ रहे हैं मुल्क कितने निदाब में चला गया, अखलाकी जवाल की इंतहा हो गई है। एक लूट, पूरी इंतजामिया एडमिनिस्ट्रेशन बीजेपी गवर्नमेंट में सिर्फ लूट खसोटने की गरीबों को मशीन बन गया है। आसाम का जुल्म और दर्द बहुत ज्यादा नहीं सह सकते वहां के लोग। हमारे सूबे उत्तर प्रदेश के वो जिले लाई से थोड़ा सा उनका खत वो है, वो जिले लाई की जगह लेना चाहते हैं और उन्होंने 15,000 बांग्लादेशियों को उत्तर प्रदेश में, आज ही अखबार में आया है, 15,000 बांग्लादेशियों को बसाने की और इनविटेशन उनको दिया है, सिटीजनशिप। आप अपने लोगों को सिटीजनशिप खत्म कर रहे हैं, मार रहे हैं, उनके बच्चों को मार रहे हैं, एजुकेशन से महरूम कर रहे हैं, घरों से महरूम कर रहे हैं, उनको इंसानियत से महरूम कर रहे हैं और बाहर के लोगों को आप बुलाकर जो है धर्म का कार्ड तो आप खेल रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि मुल्क की तकसीम आरएसएस की तंज़हीनियत की वजह से हुई थी और आज फिर मुल्क में वैसे ही हालात पैदा किए जा रहे हैं ताकि मुल्क का एक तबका हिंदू और मुसलमान जो गरीब है वो मुल्क के इस सिस्टम से मायूस हो जाए और मायूस होकर के वो इस जुल्म के खिलाफ निकल आए।
मजबूर कर रहे हैं। ये जुल्म सितम जब उनके लिए कुछ नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश में लाखों लोगों के घर बिल्डोजर चलाती साहब या अतिक्रमण, उन लोगों के पास में रजिस्ट्रियां, नक्शे हैं। हाउस टैक्स इतना बढ़ा दिया गया है, कैसा लगता है कि आदमी अपने मकान में नहीं किराए के मकान में रह रहा है। आप ये क्या करते जा रहे हैं? आप गरीबों से लड़ रहे हैं, गरीबी मिटा रहे हैं या गरीबों को मिटा रहे हैं? हुकूमतों का काम शहरियों को सच्ची शिरदा से उनके साथ इंसाफ करना होता है, बेरोजगारों को रोजगार देना होता है, उनके बच्चों को अपने शहरियों की एजुकेशन का देना होता है, इलाज और मुआवजे का जिनके पास साजो सामान नहीं, पैसे नहीं है, उनको इंतजाम कराना होता है। अगर हुकूमतें ये काम नहीं कर सकती तो उन्हें हुकूमत में रहने का कोई इख्तियार नहीं है। सबसे बड़े भारत मां के गद्दार ऐसे लोग हैं जो शपथ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की, देश की एकता और अखंडता को कायम रखने की और देश में भेदभाव ना करने की, लेकिन देश में भेदभाव का नारा देते हैं। उनसे बड़ा देश का गद्दार, उनसे बड़ा देश के लिए खतरनाक कोई नहीं हो सकता। मुल्क को किधर लेके जाना चाहते हैं? और ये लोग वो लोग हैं कि जितना मॉरल 70-60 में कभी फौज का गिरा नहीं जितना पहलगाम के मसले पर गिरा है। ये तो अब जब पार्लियामेंट में बहस होगी तो आप लोग सुनिएगा। तीसरा मुल्क अमेरिका के महामहिम सदर कह रहे हैं, सीज फायर का ऐलान कर रहे हैं, इतना कभी नहीं गिरा था। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मैं ये कहता हूं, अपने कांग्रेसी भाइयों से माजरत के साथ कहता हूं कि उनमें, उनके कुछ लोगों में जो मुनाफिकत है, जो दो कश्तियों में पैर रखकर चलते हैं, उससे सबसे ज्यादा मुल्क को नुकसान हो रहा है। उन्हें यह फैसला करना चाहिए कि वो हक और सच के साथ है, देश की जनता के साथ है, या कभी इधर कभी उधर। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जो आसाम के उसकी जो लाश पर जिसकी बेहुरमती की गई थी, मोइनुल हक, पूरे दुनिया में वो वायरल हुआ। उसे किसका नाम रोशन हुआ? मुल्क का नाम रोशन हुआ। मुल्क की बदनामी की फिक्र ही नहीं। क्या मुल्क मुसलमानों को सताने से मुल्क तरक्की कर जाएगा? बाबर लुटेरा था, औरंगजेब कातिल था, अकबर बड़ा सफाक था, यह कहने से क्या मुल्क को तरक्की हो जाएगी? अकबर के दौर में जितना बड़ा हिंदुस्तान था, मैं इन शोरमाओं से कहता हूं, आज तुम इतना बड़ा नक्शा बनाकर दिखा दो। अगर वो चोर और डाकू थे तो ताजमहल बनाया, वो क्यों बनाते हुए यहां पर? कितनी मुल्क की तारीख को बदलने की कोशिश की जा रही है। एनसीईआरटी की किताबों में क्या ऑल फोर बका जा रहा है, लेकिन जुल्म की एक हद होती है और जालिम की उम्र बड़ी कम होती है। डेमोक्रेटिकली कानून के तहत आगे तक लेके जाएंगे। जब तक ये अन्याय चलेगा तब तक ये संघर्ष चलेगा। थैंक यू आप सबको आने के लिए।